गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने चैनल ज्योग्राफी विद मुनीस नैन में। जैसा कि आपको पता है, हम जो 11th क्लास की ज्योग्राफी है उसका चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं, भूगोल एक विषय के रूप में। और इस बुक के हम फर्स्ट चैप्टर के 2 पार्ट कर चुके हैं, पार्ट फर्स्ट और सेकंड। और आज शुरू करते हैं हम पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड शुरू करने से पहले जल्दी से देख लेते हैं हमने फर्स्ट और सेकंड में क्या क्या स्टडी की है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था व्हाट इज ज्योग्राफी, भूगोल क्या है। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की परिभाषाएं की थी। नेक्स्ट था कि जो ज्योग्राफी वर्ड है वो सबसे पहले किसने दिया था। नेक्स्ट था कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, ऐसे क्या रीज़न है कि हम भूगोल पढ़ें। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कुछ आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकें। इसमें हमने पढ़ा था जीआईएस और कंप्यूटर कार्टोग्राफी के बारे में। ये हमारा फर्स्ट वीडियो था। उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड वीडियो था उसमें हमने स्टडी की थी कि अर्थ इज मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी है, पृथ्वी के अनेक पक्ष हैं। नेक्स्ट था कि क्या भूगोल को अक्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन मानना सही है, कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो भिन्नता पाई जाती है भूगोल में वही अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक था मानव और प्रकृति में संबंध, रिलेशन इन ह्यूमन एंड नेचर, कि मानव प्रकृति को प्रभावित करता है और प्रकृति मनुष्य को प्रभावित करती है। नेक्स्ट था कि एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल किन 3 प्रश्नों से संबंधित है, कि किन 3 प्रश्नों के आने से ही आपका भूगोल एक साइंस का सब्जेक्ट बन पाया है। हमने पढ़ा था इसमें क्या है, कहाँ है और क्यों है। तो आइए अब शुरू करते हैं हमारा पार्ट थर्ड। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में। समाकलन का मतलब होता है मिलावट। आप कह सकते हैं कि भूगोल एक मिलावटी विषय के रूप में। मिलावट कब होती है? जब कई चीज़ें एक जगह पर आकर मिल जाती है। तो भूगोल आपका है जो भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है। संश्लेषणात्मक मतलब कि अनेक विषयों से मिलकर बनने वाला एक विषय है जो अक्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है, कि जो अलग अलग सब्जेक्ट पाए जाते हैं, अलग अलग जो टॉपिक हैं उनके, तो उन सबको किसी एक क्षेत्र की स्टडी करने के लिए एक जगह पर लाकर मिला देता है। तो इसके अंतर्गत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। तथा इतिहास कालिक संश्लेषण का प्रयास करता है। काल मतलब जो समय है जो बीत गया है उसकी स्टडी कौन करता है? आपका हिस्ट्री में की जाती है। तो भूगोल तो किसी भी स्थान की स्टडी करता है और जो आपका इतिहास है वो समय की स्टडी करता है। तो भूगोल का एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों से अंतरापृष्ठ संबंध रहा है। अंतरापृष्ठ संबंध मतलब कि कोई एक ऐसा बिंदु जहाँ पर आकर कई सारे विषय एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। तो प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान जितने भी आपकी साइंस है, चाहे नेचुरल हो चाहे सोशल हो, सभी का एक ही मेन मोटिव, एक उद्देश्य होता है कि जो यथार्थता है, जो वास्तविकता है, उसी को सभी के सामने प्रस्तुत करना। उसी वास्तविकता को हमारे सामने लाने के लिए इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट की जाती हैं, अलग अलग थ्योरीज दी जाती हैं। तो भूगोल क्या करता है? उन सभी यथार्थता या वास्तविकता से जुड़े हुए तथ्यों को एक दूसरे के साथ जोड़कर एक ही स्थान पर उनको प्रस्तुत करता है। तो देखिए रेखा चित्र है, इसमें भूगोल का अन्य विषयों के साथ संबंध दर्शाया गया है कि भूगोल क्या है? इन सभी विषयों की मिलावट से मिलकर बना है, कि जितने भी आपके सोशल साइंस हैं, जितने भी आपके नेचुरल साइंस है, उन सभी का मिक्सचर क्या है? आपकी ज्योग्राफी है। उन सभी के बारे में स्टडी कहाँ की जाती है? आपकी भूगोल में की जाती है। किसको संबंध में रखकर? मनुष्य के लिए की जाती है, कि मनुष्य का उन सभी विषयों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उन सभी की एक जगह पर स्टडी हम भूगोल में करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि कुछ विषय आपके नेचुरल साइंस के मिलेंगे सब्जेक्ट, कुछ सोशल साइंस के हैं। सोशल साइंस के जैसे हमने पढ़े थे, जैसे हमारा हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल हो गया आपका,
समाजशास्त्र हो गया, जनांकी हो गया, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र हो गया। जैसे हम देखें साइंस के कौन कौन से सब्जेक्ट थे, तो साइंस के हम देखते हैं नेचुरल साइंस के एस्ट्रोनॉमी हो गया, जियोलॉजी हो गया, भूविज्ञान हो गया, मेट्रियोलॉजी मौसम विज्ञान हो गया, हाइड्रोलॉजी जल विज्ञान हो गया, पेडोलॉजी मृदा विज्ञान हो गया, बोटनी जो वनस्पति विज्ञान हो गया, जूलॉजी जो प्राणी विज्ञान हो गया। तो ये सारे के सारे साइंस, चाहे वो सामाजिक हो चाहे वो प्राकृतिक हो, इन सभी का अध्ययन कहाँ किया जाता है? भूगोल के अंदर किया जाता है। और इन सभी में से ही आपकी भूगोल की अनेक अलग अलग शाखाओं का निर्माण हुआ है। तो इससे हम कह सकते हैं कि विज्ञान से संबंधित सभी विषय भूगोल से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सामाजिक विषय हो चाहे वो आपके नेचुरल साइंस प्राकृतिक विषय हो, जबकि उन विषयों में एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो भूगोल क्या करता है? किसी भी स्थान की वास्तविकता को संपूर्णता से अध्ययन करने के लिए, कोई भी स्थान है उसका संपूर्ण अध्ययन करने के लिए उन सभी विषयों से जो उसके लिए ज़रूरी होता है वो सारे की सारी सामग्री प्राप्त कर लेता है और हमें समझने में उससे सहायता मिलती है। अतः हम कह सकते हैं कि भूगोल न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में तथ्यों में जो फैक्ट्स में जो डिफरेंस पाया जाता है उसको समझने में सहायक है, बल्कि उन भिन्नताओं को संपूर्ण रूप से हमारे सामने भी प्रस्तुत करता है कि कोई स्थान है वहाँ पर दूसरे स्थान से क्या भिन्नता है और उस भिन्नता का कारण क्या रहा है। ये सारा का सारा भूगोल हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो एक भूगोलवेता को अब इतने सारे सब्जेक्ट आकर एक जगह मिल गए हैं, आपके सारे सोशल साइंस आ गए हैं, नेचुरल साइंस सारे के सारे एक जगह मिल गए हैं। तो अब हमें अगर ज्योग्राफी पढ़नी है तो सबसे पहले तो हमें भी उन सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है, ताकि हम फैक्ट्स के साथ तर्कों के साथ किसी भी बात को स्पष्ट कर सकें। तो जो हमने ये था हमारा भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में कि एक मिलावटी विषय के रूप में। तो हमने जो डायग्राम देखा है उसमें अलग अलग प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान देखे हैं, तो उनका भूगोल से संबंध हमारे सामने प्रदर्शित होता है। और यह संबंध कितने भागों में प्रदर्शित हुआ? 2 भागों में। एक तो हमने उसमें स्टडी की है हमारे प्राकृतिक विज्ञानों की, दूसरी की है सामाजिक विज्ञानों की। तो इस तरह से उन दोनों से अलग अलग संबंध हमें दिखाई देता है। तो पहला है आपका भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान, फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंस। ये यहाँ मिस्टेक से ज्योग्राफी लिखा गया, नेचुरल साइंस है यहाँ पर। तो फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंस आपका। सेकंड है आपका भूगोल और सामाजिक विज्ञान, कि जो आपका भौतिक भूगोल है उसका कौन से प्राकृतिक विज्ञानों से संबंध है, जो आपका भूगोल है उसका सामाजिक विज्ञानों से संबंध दिखाया गया है। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं भौतिक भूगोल एवं प्राकृतिक विज्ञानों के बारे में। तो जैसा कि हमने डायग्राम रेखा चित्र में देखा था कि भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं आपके जो नेचुरल साइंस थे प्राकृतिक विज्ञानों से सीधी जुड़ी हुई हैं। तो भौतिक भूगोल क्या करता है? इन विज्ञानों से ग्रहण किए गई उन सूचनाओं का संग्रह करता है और उन सूचनाओं को ऐसे प्रारूप में, ऐसे रूप में तैयार करता है जो मनुष्य के साथ होने वाली क्रियाओं को दर्शाते हैं। तो ऐसी विशेषता अन्य किसी भी विषय में आपको नहीं मिलेगी कि जो अलग अलग सब्जेक्ट वो अपने से रिलेटेड जो टॉपिक है सिर्फ उन्हीं की स्टडी करते हैं, लेकिन जो भूगोल है आपका, ज्योग्राफी है, वो पृथ्वी के हर विषय के बारे में स्टडी करता है कि उस विषय का मनुष्य से कहीं ना कहीं क्या संबंध है। तो ऐसी विशेषताएं अन्य किसी विषय में नहीं मिलती। यही वजह है कि आज लगभग सभी प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन भूगोल की उप शाखाओं के रूप में किया जाता है, कि जितने भी आपके नेचुरल साइंस है वो सभी के सभी क्या है, आपकी जो भौतिक भूगोल है उसकी उप शाखाओं के रूप में उनका अध्ययन किया जाता है। तो
तो एक बार देख लेते हैं प्राकृतिक विज्ञानों से संबंधित भौतिक भूगोल की शाखाएं। तो सबसे पहले देखते हैं तो भौतिक भूगोल में कौन कौन सी शाखाएं हैं। पहली है भूआकृति विज्ञान, नेक्स्ट है आपकी जलवायु विज्ञान, नेक्स्ट है समुद्र विज्ञान, नेक्स्ट है आपकी मृदा भूगोल, पादप भूगोल। उसके बाद ये तो थी आपकी भौतिक भूगोल में जो उपशाखाएं हैं कि जो साइंस के सब्जेक्ट से लेकर भूगोल के अंतर्गत इन उपशाखाओं का अध्ययन किया जाता है। अब कौन कौन से साइंस से कौन सी शाखा बनी है आपकी, तो सबसे पहले देखते हैं तो जो भूविज्ञान था जियोलॉजी, जियोलॉजी में से बनी है आपकी जियोमॉर्फोलॉजी। सेकंड है आपका मौसम विज्ञान, मेट्रियोलॉजी में से बनी है आपकी क्लाइमेटलॉजी। जो थर्ड है आपकी हाइड्रोलॉजी, जल विज्ञान में से निर्माण हुआ आपके समुद्र विज्ञान का। जो सोयल साइंस थी आपकी उसमें से बनी है आपकी सोयल ज्योग्राफी। नेक्स्ट जो आपका बॉटनी था, वनस्पति विज्ञान था, उसका अध्ययन करते हैं हम भूगोल में पादप भूगोल की शाखा के रूप में। नेक्स्ट था आपका जो जूलॉजी था, प्राणी विज्ञान था, उसका अध्ययन भूगोल में करते हैं प्राणी भूगोल की शाखा के रूप में। जैसा कि इन सभी के बारे में जो आपके नेचुरल साइंस है इनके बारे में हम पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी से कि कौन से प्राकृतिक विज्ञान से हम क्या क्या पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा जियोलॉजी, भूविज्ञान है। तो भूविज्ञान में हम पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है, जो आपकी लैंड फॉर्म्स बनी है, भूआकृतियों का निर्माण हुआ है, जो खनिज और चट्टान है, जो मिनरल्स और रॉक्स हैं, उनकी जो फॉर्मेशन कैसे हुई है, जो आपका अर्थक्वेक है, भूकंप, वोल्केनो है, ज्वालामुखी, ये घटनाएं, इन सभी का अध्ययन हम करते हैं भूविज्ञान या जियोलॉजी के अंतर्गत। तो भूगोल क्या करता है, भूगोल इन तत्वों के वितरण कि कहाँ पर कौन सी शतलाकृति पाई जाती हैं और मानव पर उनके क्या प्रभाव होते हैं, इन सभी का अध्ययन करता है। तो मानव पर अगर कोई वस्तु प्रभाव डालेगी तो उन सभी का अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाएगा कि जो भूकंप आते हैं उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, किन स्थानों पर भूकंप ज़्यादा आते हैं, ज्वालामुखी घटनाएं कहाँ होती हैं, क्या कारण है। तो इन सभी की स्टडी के लिए भूगोल किसका सहारा लेता है, वो जियोलॉजी, भूविज्ञान का सहारा लेता है। तो सेकंड है आपका मेट्रियोलॉजी, मौसम विज्ञान। तो मौसम विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं, जो हमारा टेम्परेचर है, अर्थ का टेम्परेचर है, ग्लोबल हीट बैलेंस है, भूमंडलीय ताप संतुलन है, जो वर्षा होती है, जो अलग अलग पृथ्वी पर प्रेशर बेल्ट्स, दाब कटिबंध पाए जाते हैं, जो विंड सिस्टम पाए जाते हैं, विंड बेल्ट पाई जाती हैं। उसके बाद जो वायुमंडल का संगठन, संरचना है, कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना है, कितनी ऊंचाई पर कौन सी गैसें पाई जाती हैं। उसके अलावा जो मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे बादलों का निर्माण हुआ, धुंध, कोहरा, आंधियाँ आती, तूफान आते हैं, चक्रवात आते हैं हमारे यहाँ, तो वाष्पीकरण, इन सभी घटनाओं का अध्ययन हम किसकी सहायता से करते हैं, वो करते हैं मेट्रियोलॉजी, मौसम विज्ञान की सहायता से करते हैं। तो भूगोल में हम जलवायु के प्रकारों की अलग अलग स्थान पर जो अलग अलग जलवायु पाई जाती है और उन जलवायु के तत्वों का वहाँ के जो भौगोलिक वातावरण और जो मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इस सभी का अध्ययन हम करते हैं जलवायु विज्ञान के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा जो जल विज्ञान है, हाइड्रोलॉजी। उसके अंतर्गत क्या क्या स्टडी की जाती है, तो इसके अंतर्गत जो जलीय भाग हैं पृथ्वी पर सारे के सारे, उन सभी का अध्ययन किया जाता है। जितने भी जलीय भाग, जिन भी भागों पर जल पाया जाता है, और सबसे अधिक जलीय भाग कहाँ पाया जाता है, आपका महासागरों के अंदर। तो जो आपके जो महासागरों के अंदर जो जल पाया जाता है उसके भौतिक लक्षण कैसे हैं, जैसे उसका तापमान, दाब, उसमें जो लवणता की मात्रा की, उसमें खारापन की मात्रा, उसका घनत्व, उसकी गतियाँ, उसमें कौन कौन सी गति होती हैं, जैसे समुद्री गति आप कह सकते हो ओशन करंट्स चलती हैं, समुद्री धाराएं चलती हैं, आप कह सकते हो कि ज्वार भाटा आता है। इन सभी का अध्ययन किस में करते हैं हम, जल विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद जो समुद्री भूआकृतियाँ हैं, समुद्र के अंदर जो जो शतलाकृतियाँ, जैसे आपके धरातल के ऊपर अलग अलग शतलाकृतियाँ पाई जाती हैं, कहीं पर पर्वत है, पठार है, मैदान है, गहरी गहरी खाइयाँ हैं,
ऐसी ही स्थलाकृतियाँ समुद्री भागों के अंदर भी पाई जाती है। तो इन सभी का अध्ययन भी हम किस में करेंगे? जल विज्ञान की सहायता से ओशनोग्राफी समुद्र विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो इन सभी तत्वों का भूगोल में भी भौगोलिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मृदा विज्ञान, सोयल साइंस। तो जो हमारा मृदा विज्ञान है, इसके अंतर्गत हम जो मिट्टी की संरचना है कि स्ट्रक्चर कैसा है, मिट्टी का विकास कैसा हुआ है, उसका वर्गीकरण कि किन किन भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कैसे बनी है, उसकी उर्वरता की कुछ मिट्टियाँ ज़्यादा उपजाऊ होती है, कुछ कम उपजाऊ होती हैं, इन सभी का अध्ययन करते हैं। तो मृदा भूगोल सोयल ज्योग्राफी के अंतर्गत क्या पढ़ा जाता है? इन सभी तत्वों के अतिरिक्त कि मिट्टी की संरचना भी पढ़ेंगे, उसका विकास भी पढ़ेंगे, अलग अलग भागों में हम देखेंगे भी कि अलग अलग मिट्टियाँ पाई जाती हैं, फसल उत्पादन भी अलग अलग मिलेगा उन सभी का। उन सब के अतिरिक्त क्या करते हैं? उन मिट्टियों का प्रादेशिक वितरण और उपयोग को भी स्थान दिया जाता है और उनका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा बॉटनी, जो वनस्पति विज्ञान है। तो वनस्पति विज्ञान तो भूगोल क्या करता है? वनस्पति के प्रकारों को जानने के लिए कि अलग अलग जगह पर अलग अलग वनस्पति पाई जाती है। कहीं पर उष्णकटिबंधीय वन है, कहीं पर शीतोष्ण कटिबंधीय है, कहीं पर शीत कटिबंधीय है, कहीं पर टैगा है, कहीं पर टुंड्रा वनस्पति है आपकी, कहीं पर कोणधारी वन पाए जाते हैं। तो इन सभी का अध्ययन करने के लिए जो आपका पादप भूगोल है वो वनस्पति विज्ञान का सहारा लेता है। नेक्स्ट है आपका प्राणी विज्ञान। तो जो प्राणी, जो जीव जंतु हैं, जो भी जंतु हैं, उन सभी के अध्ययन के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? प्राणी विज्ञान का सहारा लेते हैं। तो प्राणी विज्ञान में क्या है? जो पृथ्वी के ऊपर जितनी भी अलग अलग जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं, उन सभी के जीवन का अध्ययन किया जाता है। चाहे वो स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जहाँ भी जो जीव जंतु पाए जाते हैं, उन सभी का वहाँ के भौगोलिक तत्वों के साथ जो संबंध होता है, उन सभी का अध्ययन किया जाता है। तो ये था हमारा प्राकृतिक विज्ञानों से संबंधित भौतिक भूगोल की शाखाएं। उसके बाद ये सारी नॉलेज, इन सभी सब्जेक्ट के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए कि किस सब्जेक्ट से हमने क्या क्या ग्रहण किया है और किसके अंतर्गत हम क्या क्या स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है, इनको छोड़कर कुछ और सब्जेक्ट भी हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे एक हो गया आपका मैथ, गणित हो गया। तो हमें गणित का भी ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि जो किसी भी स्थान की, तो गणित का और जो कला है आर्ट में भी आपको निपुण होना चाहिए कि आपको ड्राइंग भी आनी चाहिए। तो देखिए, तो किसी भी स्थान की सही स्थिति जानने के लिए, कि किसी भी स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए किसका सहारा लिया जाता है भूगोल में? अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस का सहारा लिया जाता है। जैसे कि आप 10th क्लास तक भी पढ़ के आए हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस क्या होती हैं, कैसे ड्रॉ की जाती हैं, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। अगर आपको इनकी जानकारी नहीं है तो जब हम 11th क्लास की प्रैक्टिकल की बुक स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये एक टॉपिक आएगा, हाउ टू ड्रॉ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर रेखाओं को कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो किसी भी स्थान की एग्जैक्ट जानकारी के लिए हमें अक्षांश और देशांतर के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। और उनको किसकी सहायता से खींचा जाता है? आपके मैथ और आर्ट की सहायता से ही खींचा जाता है। देखिए, जो आपकी पृथ्वी है वो एक अंडाकार है, गोलाकार या अंडाकार कह सकते हो आप। तो उसके ऊपर वास्तव में ऐसी कोई लाइंस नहीं है, ऐसी कोई रेखाएं नहीं हैं। तो हमने अपनी सुविधा के लिए क्या किया है? पृथ्वी के ऊपर अनेकों काल्पनिक रेखाएं खींच ली हैं। तो उनमें से मुख्य काल्पनिक रेखा जिसे हम कहते हैं, एक तो भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री है आपकी जो लैटिट्यूडनल लाइन है, और एक है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल देशांतरीय रेखा है। जो 0 डिग्री लैटिट्यूडनल है, अक्षांशीय रेखा है, वो पृथ्वी को दो कटिबंधों में बांटती है। ऊपर वाला हो गया आपका उत्तरी
गोलार्ध और नीचे वाला हो गया दक्षिणी गोलार्ध। जो उत्तर में है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में है दक्षिणी गोलार्ध। इसी तरह से जो 0 डिग्री वाली जो देशांतर रेखा है वो भी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। एक हो गया आपका पूर्वी गोलार्ध और एक हो गया आपका पश्चिमी गोलार्ध। ये सभी स्टडी हम करेंगे जो हमारी ज्योग्राफी की सेकंड बुक है उसके अंतर्गत। फर्स्ट चैप्टर जब इंडिया के बारे में पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हम इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो पृथ्वी का आकार कैसा है? तो भू आब या जियोड है। जियोड का मतलब होता है पृथ्वी के जैसा ही, कि भू आब क्या होता है? भूमि के जैसा ही आकार। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये आपका कि पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार भू आब या जियोड है। तो परंतु भूगोलवेत्ता का मुख्य टूल्स क्या है? आपका मानचित्र है। कि आपका मुख्य उपकरण क्या है, किसकी सहायता से आप इतनी सारी स्टडी करते हो? तो भूगोलवेत्ता का मुख्य उपकरण क्या होता है? मानचित्र होता है, जो 2 डायमेंशनल होता है। देखिए दो होते हैं, एक तो होता है 2 डायमेंशनल, एक होता है 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल इसमें देखी जाएगी लंबाई और चौड़ाई, लंबा कितना है, चौड़ा कितना है। और 3 डायमेंशनल में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जो आपकी अर्थ है, पृथ्वी है, वो 3 डायमेंशनल है। लंबाई चौड़ाई के साथ इसके ऊपर हम ऊंचाई भी देखते हैं, लेकिन जब हम मानचित्र देखते हैं तो उसके ऊपर ऊंचाई कहीं भी दिखाई नहीं देती है। तो इसलिए मानचित्र क्या है? द्विआयामी है, 2 डायमेंशनल, और आपकी पृथ्वी क्या है? 3 डायमेंशनल है। तो जो हमारी पृथ्वी है 3 डायमेंशनल, उसको 2 डायमेंशनल में परिवर्तित करने के लिए किसका सहारा लिया जाता है? मानचित्र कला का सहारा लिया जाता है। और मैथ की सहायता से ही जो प्रोजेक्शन खींचे जाते हैं, अलग अलग लाइनें खींची जाती हैं, उनकी सहायता से ही आपकी पृथ्वी को 2 डायमेंशनल मानचित्रों में परिवर्तित किया जाता है। तो कोई भी मानचित्र बनाना है, मैप बनाना है, स्केच, कोई भी आउटलाइन मैप बनाना है। जैसे आप, कोई व्यक्ति आ गया आपसे कहीं, किसी से पूछ रहा है कि मुझे वहाँ जाना है, तो आप क्या कहोगे? ड्रॉ करके बताओगे कि आउटलाइन सा मैप बना दोगे कि पहले यहाँ सीधे चले जाओ, फिर उस तरफ मुड़ जाना, फिर उस तरफ मुड़ जाना, वहाँ पर वो मिल जाएगा आपको। तो इन सभी के लिए भी आपको कार्टोग्राफी वर्क मानचित्र कला में निपुण होना आवश्यक है। तो किसी भी विषय का क्या होता है, जब हम किसी विषय की स्टडी करते हैं तो प्रत्येक विषय का एक दर्शन होता है जो उस विषय का मूल आधार होता है कि किसी भी विषय का विकास कैसे हुआ है, समय के साथ उसमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं, क्या क्या खोजें की गई हैं, कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, किस किस व्यक्ति ने अपनी परिस्थितियों के अनुसार जिन जगह पर वो गया है या अपने अनुभव के आधार पर उस विषय का कैसे विकास किया है। तो दर्शन होता क्या है कि दर्शन एक सत्य और ज्ञान की खोज करता है, कि कोई भी व्यक्ति जो सत्य और ज्ञान की खोज के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो व्यापक अर्थ में दर्शन तर्कपूर्ण, विधिपूर्वक और क्रमबद्ध विचार की कला होती है। इसका जन्म अनुभव और परिस्थिति के अनुसार होता है, कि जब आप किसी चीज़ का अनुभव प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद ही आप किसी चीज़ के बारे में अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। तो दर्शन क्या होता है? किसी भी विषय को जड़ प्रदान करता है। उसकी जो नींव होती हैं वो दर्शन के द्वारा, कि उसकी स्टार्टिंग में विकास कैसे हुआ है उसके द्वारा ही वो शुरू होता है। तो इस प्रकार भौगोलिक चिंतन का इतिहास, कि ज्योग्राफिकल थॉट है हमारा, जो भूगोल की मात्र शाखा के रूप में सर्वत्र पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। कि भौगोलिक चिंतन का इतिहास में, इसमें हम भूगोल की शुरुआत से लेकर कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई, किन किन जोग्राफर ने, किन किन अदर साइंटिस्ट ने भूगोल के अनेक जो फील्ड्स हैं उनके बारे में क्या क्या पढ़ा, किसने नदियों की खोज की, किसने नदियों के डेल्टाओं की खोज की है, किसने अलग अलग जो महाद्वीपों की खोज की है, वहाँ पर जो क्लाइमेट पाई जाती है अलग अलग क्लाइमेट की खोज की है। तो इस तरह से ब्रह्मांड के बारे में किसने जानकारियाँ इकट्ठा किया है, किन किन व्यक्तियों ने क्या क्या कहा है, समय के साथ उनमें क्या परिवर्तन हुआ है, और जो आज भूगोल इस स्टेज पर आया है वो सारा का सारा इस शाखा के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले भूगोल एक समाकलन की मिलावटी विषय के रूप में पढ़ा है।
उसके बाद था हमने जो डायग्राम देखा है कि भूगोल का अन्य विषयों के साथ जो संबंध है, अलग अलग शाखाएं जो अलग अलग विषयों से बनी हैं। नेक्स्ट हमने स्टडी की है भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान, इनमें जो संबंध पाया जाता है कि कौन कौन से जो प्राकृतिक विज्ञानों से हम क्या क्या ग्रहण करते हैं। तो उसके बाद हमने देखा था कि कुछ अदर सब्जेक्ट में कभी भी हमें नॉलेज होनी चाहिए, जैसे मैथ हो गया, जो आर्ट हो गया, कार्टोग्राफी हो गई, उसमें भी हमें निपुण होना आवश्यक है। नेक्स्ट था कि प्रत्येक विषय का जो दर्शन होता है तो हमें हर विषय के दर्शन के बारे में भी जानकारी होना आवश्यक है। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, जो जल्दी ही मिलेंगे हम थर्ड पार्ट में। उसके अंतर्गत हम स्टडी करेंगे जो दूसरी शाखा थी भूगोल और सामाजिक विज्ञान की, और जो भूगोल के अध्ययन की जो ज्योग्राफी पढ़ने के दो तरीके हैं, दो अप्रोच हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आशा करते हैं आपको सभी अच्छे से समझ में आया है। तो थैंक यू।